रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। धारणा बनी हुई है सोसाइटी में कि लाइक खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। ये धारणा सभी को है। बेसिकली क्या है, ये गाँवों में उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्लाइमेट और किसानों के बीच का जो नेटवर्क है उसको ऐसी क्या चीज़ की जाए ताकि उनको मुनाफा हो और नुकसान ना झेलना पड़े। फोरकास्ट हम देते हैं, उसको यूज़ करके इनको बेनिफिट मिलता है। देखिए, बदलते दौर में कृषि क्षेत्र में कई सारे क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर शोध हो रहे हैं जो किसानों के लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, और कैसे क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं और वातावरण को अनुकूलित जो है वो खेती की जा सकती है जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये सब जानने के लिए इस वक्त मैं आई हूँ IARI में। यहाँ पर इस वक्त गांव जंक्शन के साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुभाष एन पिल्लई, जो कि एग्रीकल्चर फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो सबसे पहले सर, सुभाष सर, आपका गांव जंक्शन पर स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू हमको इसी में बुलाया गया, तो हम अपने जानकारी जो भी है किसानों के लिए फ़ायदा होगा वो हम बता देंगे। इसी जैसे कि सर मैंने शुरुआत की, कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में जो कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्योंकि आप HOD हैं एग्रीकल्चर फिजिक्स डिपार्टमेंट के, तो मेरा पहला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि ये एग्रीकल्चर फिजिक्स है क्या और ये किसानों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। देखिए, ये एग्रीकल्चर है, हम बात करते हैं कृषि, लेकिन कृषि में भौतिकी की क्या रोल है उसी के बारे में ये अपना डिवीज़न, एग्रीकल्चर फिजिक्स डिवीज़न 1948 में स्टार्ट किया है। उस समय इसका यूज़ था फिजिक्स इन एग्रीकल्चर, ये भौतिकी इन कृषि, वो क्या है, इसका रोल क्या है। लेकिन 1962 में ये पूरा फुल फ्लेड्ज्ड रिसर्च और एजुकेशन का एक डिवीज़न बना गया। इसी में क्या है, 4 सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें आ रहा है एग्रीकल्चर फिजिक्स, एक बायोफिजिक्स, देन रिमोट सेंसिंग और एक एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी, देन सॉइल फिजिक्स। ये सब मिलाकर एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल फिजिक्स। इसमें क्या है, प्लांट है, क्रॉप है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग सीड डाल दिया मिट्टी में, एक एक दिन इसका ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, तो ये क्या क्या प्रोसेस होता है उसको स्टडी करने के लिए ये डिवीज़न क्रिएट किया है। इसी में सभी सब्जेक्ट का लोगों का इम्पोर्टेंस है। तो एक हमारा मेन मुद्दा ये है, क्लाइमेट भी है, सॉइल का भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, और अभी नया तरीके में डिफरेंट तकनीकी है, नया तकनीकी के साथ कैसे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसी में हमारा ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। जैसे डॉक्टर सुभाष, कई अभी तक जितने भी साइंस स्टूडेंट्स थे वो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जानते थे, लेकिन मुझे लगता है अभी भी रिमोट एरियाज़ में अगर चले जाएं तो उनको इसकी जानकारी नहीं है कि एग्रीकल्चर फिजिक्स नाम की भी कोई चीज़ है। अगर आप एक इजी वर्ड्स में उनको समझा सकें जो कि अपना करियर देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में बट उनको जानकारी नहीं है, तो कोई टिप्स जो आप उन लोगों को देना चाहें। देखिए, हम लोग पहले सोचते हैं, जो कोई भी स्टडी करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनका पहला ये है डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा आगे नहीं देखते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है, आपको एक ज़्यादा चॉइस है। देखिए, एग्रीकल्चर सोचेंगे, लोग सोचते हैं ये फील्ड में जाना पड़ेगा, फार्मर के पास जाना पड़ेगा और पूरा दिन सुबह से शाम तक फील्ड में रहना है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा फील्ड में गया, आप अपना नोटिस किया, फिर आप लैब में उसको डेवलप कर सकते हैं। ये अच्छा फील्ड है। दिस इज़ कंपेयर टू इंजीनियरिंग, ये सब देखेंगे उससे एक बड़ा अच्छा फील्ड है। इसमें भी नया टेक्नोलॉजीज़ है। आप देखिए, रिमोट सेंसिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब एग्रीकल्चर में आते हैं। तो अभी ये है, सभी लोग उसमें जा रहे हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर भी। सर, आप साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, अगर आपकी तरह किसी बच्चे को एग्रीकल्चर फील्ड में साइंटिस्ट बनना है तो वो क्या पढ़ाई करे और कैसे आए?
देखिए अभी नया गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से जो भी स्टूडेंट है 12th के बाद वो नीट लिखते हैं, नीट चाहिए। और नीट में डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर के बाद इसी लाइन में कृषि में एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर पकड़े जाते हैं, वो 4 साल का है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद वो एमएससी कर सकते हैं, नहीं है तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद सेवरल ये प्राइवेट इंडस्ट्री वाला है उसके साथ जोड़कर फील्ड में काम कर सकते हैं। इस टाइप का मौका बहुत है, सिर्फ ये मत सोचिए गवर्नमेंट में ही मिलेगा। देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वहाँ भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। सिर्फ आईसीआर नहीं है, आईसीआर भी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, इवन बहुत एनजीओस भी काम कर रहा है। एनजीओ भी कुछ एनजीओ अच्छा भी एनजीओ है, दे हैव उनका भी वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग भी फील्ड में काम करते हैं, सब लोग मिलाकर ही काम कर रहा है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। सर एक धारणा बनी हुई है सोसाइटी में कि लाइक खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। मुझे अगर जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई सरकारी नौकरी में लग जाए, तो अभी भी धारणा है इस किस्म की कि खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है, ना इसमें इनकम है, आप अपना करियर बर्बाद कर देंगे। तो इस धारणा को तोड़ने के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए ये धारणा सभी को है, बेसिकली क्या है, ये गाँवों में उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और ये लोग ये क्या है जागरूकता करना है। उसी के लिए क्या है हम लोग भी ट्राई करते हैं, हम लोग भी फील्ड में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं फार्मर के लिए। उस समय हम यही बताते हैं क्या क्या बेनिफिट है आप एक एग्रीकल्चर पढ़ने से, आपका फैमिली में। पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फिर हम ये भी बताते हैं एग्रीकल्चर से अपना फैमिली को कैसे, अपना बच्चों को कैसे एग्रीकल्चर में लेकर आ सकते हैं। और हम लोग भी प्रचार करते हैं इन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो इस टाइप का गाँवों में प्रोग्राम आप भी ये चला रहा है, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, दिस विल हेल्प द पेरेंट्स फ्रॉम द विलेजेस, दे कैन take their son and daughter to the agricultural field. That is specialization and it is possible. मुझे लगता है सर आपकी जो आपने इतनी सरलता से जो समझाया है, काफ़ी पेरेंट्स या फिर अगर मैं बच्चों की भी बात करूँ तो वो समझेंगे, क्योंकि दरअसल गांव जंक्शन ने कुछ बच्चों से बात की थी। अच्छा। मैं ये उदाहरण मैंने जब सत्यप्रिया सर के साथ भी बैठी थी तो उनके सामने भी रखा। वहाँ पे मैं उस उदाहरण को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक लड़की आई थी, 10 बच्चों में सिंगल एक ऐसी लड़की थी जिसने ये चीज़ बोली थी कि मुझे कृषि फील्ड में अधिकारी बनना है। अच्छा। तो अगर ऐसे कई सारे तमाम बच्चे होंगे जिनके मन में ऐसे दबा हुआ होगा कि मुझे अधिकारी बनना है, तो वो अधिकारी कैसे बन सकते हैं? देखिए वो कृषि अधिकारी बनने के लिए एग्रीकल्चर में भी 2-3 तरह का है। सपोज आप कृषि अधिकारी बनना है, आप सिंपली एक बीएससी एग्रीकल्चर करके डेवलपमेंट ऑफिसर है, कृषि ऑफिसर है, वो फिलअप करके स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में है, उसका बोर्ड का एग्ज़ाम लिखकर वहाँ आपको बीएससी ग्रेजुएट को मौका मिलता है कृषि ऑफिसर। मैं एक आई बिलोंग्स टू केरला, मैं केरला का बात करेंगे पहले। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ हर एक ब्लॉक में कृषि ऑफिसर है, कृषि भवन करके है हर एक ब्लॉक में। तो हर एक कृषि ब्लॉक में एक कृषि ऑफिसर का पोस्ट होता है, वहाँ बीएससी ग्रेजुएट को अपॉइंट करते हैं। तो इस टाइप का मौका मिलते हैं। ये इवन यूपी में भी है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूपी में भी है, बिहार में भी है। ये सब जगह इस टाइप का है। ब्लॉक लेवल नहीं है तो विलेज लेवल में है, अदर दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। और इस टाइप का पोस्टिंग मिलता है बीएससी ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद सपोज आपको रिसर्च में जाना है और आप एमएससी एडमिशन मिल गया, आप एमएससी करिए। एमएससी में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, एग्रोनॉमी से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक सेवरल डिसिप्लिन्स है। ये सभी में कहीं एमएससी कर दिया, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा ये स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी वैज्ञानिक ही है। और हम आईसीआर का इंस्टीट्यूट है इंडिया में, मोर देन 100 है। और इवन केवीकेस भी है, कृषि विज्ञान केंद्रास है इंडिया में,
अराउंड 750 की वीकेस है, वहाँ भी अधिकारीगण है, तो वहाँ भी पोस्टिंग होता है। देखिए बहुत ज़्यादा लोग हर एक फील्ड में है, बहुत एक क्रीम लोग सबको मिल जाता है। बाकी लोग क्या है, अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए वो लोग भी आ रहा है, बहुत आया हुआ है, और कुछ स्टार्टअप भी बनते हैं। ये सब में अभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एग्रीकल्चर। मुझे लगता है सर की बात सुन के काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी बच्चों को जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपने करियर को तलाश रहे हैं। सर जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे तो आप क्लाइमेट चेंजेस की बात कर रहे थे कि कैसे हम किसानों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, उनका मुनाफा करा सकते हैं। आपने कुछ उदाहरण भी दिए थे कैसे मतलब क्लाइमेट और किसानों के बीच का जो नेटवर्क है उसको ऐसी क्या चीज़ की जाए ताकि उनको मुनाफा हो और नुकसान ना झेलना पड़े। एक्चुअली क्या है, क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे तो क्लाइमेट तो हर एक दिन बदलता रहता है, मौसम तो रोज़ बदलते हैं, और इंडिया में मौसम, कल का मौसम क्या होगा ये तो वेदर फोरकास्टिंग होता है, अनुमान लगाना है। तो इंडिया ये ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ इसमें फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना भी बहुत बड़ा समस्या, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो उसके बाद भी इंडिया में ये मौसम का जानकारी देने के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वही गवर्नमेंट का ये करते हैं। तो ब्लॉक लेवल तक फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये हमारा क्या, हम तो उसी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो उनका डोमेन है आईएमडी का। वो हर एक ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फोरकास्टिंग देते हैं। वो फोरकास्ट हमारे पास आते हैं, हमारे पास भी उनका एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है। वो लोग हर एक हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हम लोगों को फोरकास्ट देते हैं। अगले 5 दिन में बारिश होगा, मौसम कैसा होगा, ये इसका इंफॉर्मेशन हमको आते हैं। हम उसी के आधार पर पिछले 5 दिन क्या था और अगला 5 दिन क्या होगा, इसको अवर क्रॉप, अभी खेत में कौन सा क्रॉप है, उसी क्रॉप को भी देखकर अगले 5 दिन में कृषि में क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक बुलेटिन प्रिपेयर करते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में हम प्रिपेयर करके इसको IARA का और IMD का वेबसाइट में देते हैं। और हम लोग ये भी करते हैं, इसका मेन पॉइंट्स है, इसको फार्मर को SMS भी करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम इस इंफॉर्मेशन को देते हैं। सो सभी फार्मर यूज़ करते हैं। तो ये वीकली होता है? ये एक वीक में 2 बार देते हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, ये 2 दिन देते हैं। और ये क्या है, ये फॉलो करने के लिए देते हैं फार्मर्स को। देखिए इसमें हम लोग ये पाया गया पिछले साल में रबी सीजन में अचानक 2 बार बारिश का फोरकास्ट दिया था। इस बार का फोरकास्ट सही था, अनुमान सही था, तो 2 बार बारिश हुआ। उसके पहले हम लोग बता दिया था 3-4 दिन पहले ही बारिश होगा करके। तो उसी के कारण वो किसान भाइयों क्या किया, उस बार हम बताया था इस बार पानी मत देना, इरिगेशन मत देने के लिए, और स्प्रेइंग भी नहीं करना। लेकिन वो लोग नहीं किया, उनको फ़ायदा भी हो गया, क्योंकि उसके बाद बारिश आ गया तो उनका खेती पानी में बचत हो गया। और पूरा मिलाकर 1 हेक्टेयर में उनको 5,000 का प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि नुकसान नहीं है। देखिए इसमें नुकसान कुछ नहीं है, कम से कम फ़ायदा मिल गया। तो इस टाइप का फोरकास्ट हम देते हैं, उसको यूज़ करके इनको बेनिफिट मिलता है। सर डिवीजन के काम की बात हो रही थी, आपने ड्रोन लैब्स का जिक्र किया था कि यहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, ड्रोन को कैसे असेंबल करना है, ड्रोन का फार्मिंग में क्या यूज़ हो सकता है, कैसे ड्रोन की मदद से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारी सरकार की ओर से लखपति दीदी योजना भी है, ड्रोन दीदी बनाई गई हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ड्रोन का एक्सपर्ट भी है जी। हम पहले बताए थे, हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। तो इसी के साथ हम लोग सोचा ये हम एजुकेशन डिवीज़न, ICR का एजुकेशन डिवीज़न है, वो हमको बताया गया आप लोग यहाँ ड्रोन का एक लैब बनाने के लिए, वो उसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट। क्योंकि वहाँ कुछ भी होगा लैब में,
उसको एक्सपीरियंस करें, खुद एक्सपीरियंस करें स्टूडेंट्स। तो ये इसी के पार्ट दा यहाँ हम लोग 2 साल से यहाँ ये भी शुरू किया बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया। उसी में स्टूडेंट्स को 1 महीने का या 15 दिन का ट्रेनिंग के लिए ये एक्सपीरियंशियल यूनिट के लिए लैब बनाया गया। वहाँ क्या है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स है। एक तो स्प्रेइंग ड्रोन है, एक तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेट करने का है, एक रिसर्च पर्पस के लिए भी ड्रोन होता है। इस टाइप का ड्रोन का वहाँ डिस्प्ले भी है और ड्रोन को कैसे असेंबल कर सकते हैं। और एक वर्कशॉप टाइप का ड्रोन का वर्कशॉप है बेसिकली। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूनिट मीन्स ड्रोन्स का वर्कशॉप है। हम लोग वर्कशॉप देखते हैं, कार का वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप है, ऐसा ही ड्रोन का एक वर्कशॉप बनाया गया। उसी में हमारा पर्पस ये है स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस बाई प्रैक्टिकल देने के लिए, प्रैक्टिकल यूटिलिटी से उनको इसी का नॉलेज बनाने के लिए। और इवन फार्मर्स फील्ड में भी ड्रोन आ गया, सब लोग यूज़ कर रहा है। तो ड्रोन भी यूज़ करते वक्त कितने स्पीड में फ्लाई करना है और कैसे फ्लाई करना है और कितना स्प्रे करना है, इसके भी रिसर्च यहाँ हो रहा है। हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम भी चला रहा है अपने डिवीज़न में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर करके। प्रिसिशन एग्रीकल्चर ये है, हम लोग क्या है यूनिक फील्ड में ऐसा ही पूरा फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो सभी के लिए। तो कहाँ कहाँ फर्टिलाइज़र या पानी की ज़रूरत है, सिर्फ उधर उसका प्रयोग करें। मतलब कहाँ पर कितना डालना चाहिए, कितना चाहिए, कितना अभी है, हाँ। कहाँ स्ट्रेस है, कहाँ ज़रूरत है, उसी के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। सो दैट हमको ये सेविंग हो जाता है। जो भी इनपुट देते हैं, सपोज़ हम 100% दे रहा है फर्टिलाइज़र, 100 देना है, 100 kg, लेकिन उस एरिया में ऑलरेडी कुछ है, अवेलेबल है। हम 80 देना के लिए ड्रोन फ्लाई करके हम 80 देना है करके आएंगे तो 20% सेव हो गया फर्टिलाइज़र। ऐसा वाटर भी सेव कर सकते हैं। इस टाइप का शोध भी हम करते हैं। सर, जैसे कि मैंने आपके इंटरव्यू लेने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में भी स्टडी किया था, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्लाइमेट चेंज इन क्रॉपिंग में भी है। तो अभी जैसे मॉनसून सीज़न चल रहा है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मॉनसून सीज़न में किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए बरसात को देखते हुए? क्योंकि हमने हाल ही में एक स्टोरी भी गांव जंक्शन ने कवर की कि किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, पानी में बह गई। तो ये सारी चीज़ें ना आए, उनको नुकसान ना हो, तो कैसे डील करें इस चीज़ को? मानसून तो हर एक साल आते हैं। तो मानसून में मेनली क्या करना है, आप फील्ड है तो फील्ड में पानी की फ़्लो के लिए सब तैयार होकर पहले ही रखना है। देखिए, पानी इकट्ठा होगा क्रॉप देखकर। सपोज़ अभी हम राइस करना है, राइस करते वक्त उसको जब जब डिफरेंट क्रिटिकल स्टेजेस होता है, उस समय पानी ज़रूरत है तो पानी देना है, पानी की ज़रूरत नहीं है तो उसको रन ऑफ के लिए आप उसी ने कुछ ना कुछ फील्ड में इंतज़ाम करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो पूरा पानी में डूब जाएगा। मतलब तो कुछ क्यारियाँ बनाएं, बाउंड्री बनाएं और पानी फ्लो जाने के लिए कुछ नाली बनाएं। इस टाइप का करना ज़रूरी है। ये नहीं है हम खेत बना दिया सब कर दिया, ऐसा नहीं है। और ये फोरकास्ट भी क्लोजली मॉनिटर भी करना पड़ता है। सर, अगर इंटरव्यू में अगर हम बात करते रहेंगे तो लंबी और खिंचती जाएगी, लेकिन अगर जाते जाते आप कोई 5 टिप्स देना चाहें, चाहे वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले बच्चे हों या फिर हमारे फार्मर्स हों। देखिए, फार्मर का हम बताएंगे, आप सीधा हर एक एडवाइजरी देकर ही काम कीजिए। और आप लोग फार्मर भी एक ग्रुप बनाकर कम्युनिटी लेवल में करिए, सो दैट इसका फ़ायदा मिले। फिर है आप बताया स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स भी ये एग्रीकल्चर में आने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। और आप लोग इसी में जाने से, ऑर्डिनरी डिग्री जाने से अच्छा है आपको एग्रीकल्चर में आकर बीएससी करके आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलता है। और किसान लोग भी, उसके बगल में आईसीआर का नेटवर्क है, केवी केस, आप लोग केवी केस के संपर्क करें। आपको नया वैरायटी, नया टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रहा है, उसी का जानकारी लेकर उसका प्रयोग करें।
सर, गांव जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें। तो सुना आपने, डॉक्टर सुभाष ने सारे पॉइंट्स उदाहरण के साथ आप लोगों को बताए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ फार्मर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फसल लगाते वक्त, फसल की कटाई के वक्त। तो अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी है तो कमेंट कर बताएं। इसके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चर में करियर या फिर किसानों के मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमसे पूछिए, हम फिर से आएंगे सर के पास और उनके जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी बाजपेयी।